स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा की बात कही, राज्य सरकारों से ये कहा कि अगर वो चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, तो ये शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर आप कोटे में कोटा कर सकते हैं, यानी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों की ओर से संभले हुए वक्तव्य आए, कुछ सियासी वक्तव्य भी आए, खासकर विपक्षी पार्टियों की ओर से, लेकिन आज उस पर बात नहीं है। बात इस पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम समझ पा रहे हैं। कई सारे शब्द हैं जो हवाओं में तैरे, उनके बीच में आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो है क्या, उसका भूतकाल क्या है, वर्तमान में वो किस तरह का है और भविष्य में क्या हो सकता है, इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील है क्षितिज मित्तल साहब और पाराशर नारायण शर्मा जी, अध्यक्ष हैं समता आंदोलन के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। क्षितिज जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। कल हमने दिन भर प्रदर्शन देखे, भारत बंद के प्रदर्शन देखे। मैंने कई सारे न्यूज चैनल्स को भी फॉलो किया, मैंने पेपर्स को भी फॉलो किया। किसी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर फैसले के खिलाफ, किसी ने कहा सजेशन के खिलाफ, किसी ने कहा SC/ST आरक्षण पर फैसले के खिलाफ। इतने सारे सेंटेंसेस थे कि मैं खुद भी कंफ्यूज था। मुझे लगा कि शायद ऑब्जर्वेशन है और सजेशन है, तो मुझे लगा कि इस पर एक क्लैरिटी जरूरी है। तो आपसे बेहतर कौन, क्षितिज भाई बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको किस शब्द के आसपास डिफाइन किया जाए। स्वप्निल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे चैनल बुलाने के लिए। तो स्वप्निल जी, सुप्रीम कोर्ट का 7 जज की बेंच का ये डिसीजन आया है कि SC/ST कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम सब क्लासीफाई कर सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 30 जातियां हैं SC की या ST की जो इसके अंदर आती हैं, तो ये पाया गया है, ये देखा गया है कि 3 या 4 जातियों के लोग ही बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी 26 जातियां 27 जातियां हैं वो पीछे रह जा रही हैं। उनके लोगों को वो जो रिजर्वेशन की स्कीम है, जो उसका जो बेनिफिट है वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले 5 जज बेंच का जजमेंट था कि ऐसे सरकार नहीं कर सकती है क्लासीफाई बिटवीन SC या ST कैटेगरी। तो 7 जज की बेंच ने उसको ओवरटर्न करते हुए, उसको पलटते हुए ये कहा है कि सरकार कर सकती है, सरकार चाहे, सरकार करना चाहे तो सरकार कर सकती है, परंतु उसके लिए कोई एम्पेरिकल डेटा करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। और जो डेटा के बेसिस पर अगर सरकार करती है उसके अंदर क्लासीफाई, तो उस पे भी कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आज सरकार ने कहा कि ABC, जैसे A से लेकर Z तक जातियां हैं, तो अगर ABC अगर उसको हटाना चाहें, क्रीमी लेयर करना चाहें, तो जो सरकार ने कह दिया वही सही है। उस अगर वो ABC सही किया है या नहीं किया है, उसके लिए भी सरकार कोर्ट उस पर विचार करेगा कि ABC जो किया है वो सही डेटा के बेसिस पे किया है नहीं किया गया है। और जो डेटा है वो सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं है, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि हर जो पोस्ट है उस पे वो कैटेगरी का आदमी पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका। तो ये है, इट इज नॉट कि ये ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट कि उनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। उनका जो रिजर्वेशन 15% SC का, 7.5% ST का वो रहेगा। ये सिर्फ इसलिए है कि जो SC के अंदर या ST के अंदर जो इतनी सारी जातियां हैं, उसको जो रियल है उस पे वहां पे पहुंचे बेनिफिट। अच्छा, एक बात और क्लियर करें क्षितिज भाई, एक बात और क्लियर करें। अव्वल तो ये कि SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा बनाया जा सकता है अगर राज्य सरकारें चाहें तो। दूसरा, क्रीमी लेयर पर विचार किया जा सकता है अगर राज्य सरकारें चाहें तो ये दोनों सजेशन है, ऑब्जर्वेशन है या डिसीजन है? सजेशन है बेसिकली। इसका बैकग्राउंड ये है जजमेंट का। पंजाब में एक बिल पास हुआ था कि वाल्मीकि जो है उनको किसी भी पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जो SC में। उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कर सकते हैं, परंतु अगर कोई सरकार ने कहा है कि वाल्मीकि को पहुंचेगा, तो उसके लिए डेटा होना चाहिए कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है पब्लिक पोस्ट पे या किसी चीज पे। तो ये सजेशन है अभी, सरकार चाहे तो कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि हम नहीं करेंगे, परंतु एक गलत एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि उनका कोटा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सिर्फ ऐसा है कि जिनको मिल चुका है उनको एक्सक्लूड करने की बात है। ठीक है,
तो ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने जो खुद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके जजमेंट में ये है कि ये ऐसा है कि किसी जो एससी के लोग थे, जो एक रेलवे का कंपार्टमेंट है जनरल का, वो बाहर खड़े हुए थे, पर और किसी को एक को एंट्री मिल गई जनरल कंपार्टमेंट में बैठने की। अब वो पूरी कोशिश करता है कि बाकी लोग अंदर ना घुस पाए, जबकि आरक्षण का जो मेन पर्पस है वो चाहते हैं कि सारे लोग अंदर घुसे, सारे लोग उस कंपार्टमेंट में बैठे। पर ये बिल्कुल वैसा है कि अगर एक कैटेगरी अंदर, एक कास्ट अंदर जा चुकी है तो चाहती है कि बाकी लोग नहीं आए और उनके लोगों को बेनिफिट मिलते रहे। ठीक है। क्षितिज भाई आप सुनिएगा, मैं अब पाराशर नारायण शर्मा जी के पास जा रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो कल भारत बंद पर डिबेट के दौरान उन्होंने बताया था, जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, और उसी के आधार पर आज सुबह मैंने उनको फोन लगाया। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं आप जो बोल रहे हैं, जिसमें भविष्य के कुछ संकेत मिल रहे हैं। मैं नारायण शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस सिनेरियो को दोबारा बताएं, रिक्रिएट करें अपने शब्दों को, ताकि हम समझ पाएं कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए सर, अभी जो मित्तल साहब बोल रहे थे, ये सब क्लासिफिकेशन पर बोल रहे थे। और क्रीमी लेयर के बारे में मैंने आपको कहा था कि क्रीमी लेयर के बारे में जो संविधान पीठ का निर्णय है वो बाइंडिंग है। इस संविधान पीठ का जो निर्णय आया है वो 4 जजों ने कहा है अलग अलग कि क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना चाहिए। इससे पहले 3 संविधान पीठों के निर्णय क्रीमी लेयर पर आ चुके हैं। एम नागराज के फैसले में बिल्कुल कैटेगरिकली कहा गया है, जर्नैल सिंह के फैसले में बिल्कुल कैटेगरिकली कहा गया है, और एक साउथ का फैसला चेब्रोलू वर्सेस स्टेट इस नाम से कोई था, वो शेड्यूल ट्राइब का था, वहां 100% आरक्षण दे दिया था। उसमें भी संविधान पीठ ने कैटेगरिकली कहा है कि जब तक क्रीमी लेयर को SC ST से बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का जो समानता का मूल अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। ये आरक्षण का प्रावधान सही ढंग से लागू ही नहीं किया जा सकता। तो अब मैंने कल आपको ये कहा था कि मान लो मैं मीणा समुदाय से हूँ या किसी भी SC ST के समुदाय से हूँ और मेरा बिल्कुल कट ऑफ से नीचे नंबर रह गया है, तो मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूँ कि साहब ऊपर जो 5 या 7 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो क्रीमी लेयर है, उनके फादर जो है ग्रुप 1 सर्विसेज के हैं, उनके पेरेंट चाहे मदर हो चाहे फादर हो, कोई भी ग्रुप 1 सर्विसेज में हो, RAS हो, RPS हो, IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, डायरेक्ट ग्रुप 1 सर्विसेज में आए हुए हैं, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ हाई कोर्ट में जाकर के साहब इनको हटाओ और मेरी नौकरी लगाओ। हाई कोर्ट को मेरे पक्ष में डिसीजन देना पड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकता हाई कोर्ट, तो वो बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान के आगे नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट संविधान के आगे नहीं जा सकता। और अगर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम लागू नहीं करेंगे और वो संविधान में नहीं है SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट कैसे डिसीजन ले लेगा? देखिए, जो केंद्र सरकार की कैबिनेट का डिसीजन जो अखबारों में आया है वो सिर्फ एक वो आईवाश है, उसका संविधान पीठ के निर्णय के सामने कोई वैलिडिटी नहीं है। अच्छा, वो उस फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है इस संविधान पीठ के निर्णय के खिलाफ कि साहब आपने ये कहा, कैबिनेट ये करिए, इस निर्णय को निरस्त किया जाए। अगर उस फैसले को भी आ जाए तो हम चैलेंज कर सकते हैं उसको। संविधान पीठ का निर्णय जब तक संवैधानिक संशोधन से उसको मतलब नलीफाई नहीं किया जा सकता तब तक लॉ ऑफ द लैंड है, वो उसको मानना ही पड़ेगा, सरकार को भी और हाई कोर्ट्स को भी मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी डबल बेंच जो उसको मानेगी। अगर उससे बड़ी बेंच बन जाती है वहां, जैसे 7 जजों की बेंच थी, वहां 9 जजों की बेंच बन जाए तो उसको ओवररूल कर सकती है, अदरवाइज ये लॉ ऑफ द लैंड है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड। क्षितिज मित्तल साहब, मैं आपसे इस बारे में क्लैरिटी चाहता हूं। जो पॉइंट अभी नारायण शर्मा जी ने उठाया, इसी पॉइंट ने मेरा कल सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था पूरी डिबेट में। उन्होंने एक सीन क्रिएट किया, तो आप ये कह रहे हैं कि सजेशन है, हम ये मानकर चलते हैं कि डिसीजन बाध्यता होती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो फॉलो करना है। अब सजेशन के साथ आप इसे खूबसूरती कह लें या विडंबना कह लें, होता यह है कि सामने वाला माने या ना माने वो उसके ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस सजेशन को, डिसीजन को आगे आने वाले केसेस में कोर्ट किया जाएगा और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही फाइनल माना जाएगा। ऐसे में किस तरह के सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं? देखिए स्वप्निल जी, सजेशन है कोर्ट का। कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है वो किसी रिट पिटीशन में नहीं दिया है कि ऐसा करना चाहिए। कोर्ट ने सजेशन दिया है ये
एक पंजाब में ऐसा हो रहा था, पंजाब में जो हुआ, पंजाब में जो बिल लेके आए उसको चैलेंज किया गया कि ऐसा नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं। अब ये बाइंडिंग हर किसी गवर्नमेंट पे नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट करिए, मान लीजिए राजस्थान सरकार करती है, तो वो किस बेसिस पे किया वो भी चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कल को ये चैलेंज नहीं होगा कि राजस्थान सरकार ने क्यों किया, क्योंकि वो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे कर सकती है, परंतु करना जरूरी है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। ये मेरा कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। हाँ, करना तो जरूरी सरकार ये चाहे फाइंडिंग नहीं है, लेकिन तो अब कर जैसे सकती है। जो सीन था, जो सीन पाराशर नारायण शर्मा जी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर कल को किसी एग्जाम के बाद कोई स्टूडेंट किसी हाई कोर्ट में जाता है और ये रिट पिटीशन दायर करता है कि भाई मेरे से पहले जो 6 या 7 लोग आ रहे हैं वो दरअसल क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, उनके फादर या तो आरएएस हैं या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, ऐसे में मेरे चांस घट रहे हैं। तो हाई कोर्ट उस समय डिसीजन लेते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको ध्यान रखेगा, और ऐसे में हाई कोर्ट का डिसीजन है। हाँ, अच्छा, परंतु क्रीमी लेयर डिफाइन तो करे कोई। हाँ, पहले सरकार को डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई, जैसे उन्होंने पाराशर शर्मा साहब ने एग्जांपल दिया मीणा समुदाय, तो पहले सरकार को डिफाइन करना पड़ेगा कि मीणा समुदाय जो है वो क्रीमी लेयर में आ चुका है। तो उसको आपको डेटा के हिसाब से करना पड़ेगा। उनका जो जजमेंट का जो बेसिस है वो ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से फर्क नहीं पड़ता है, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एट ईच एंड एवरी स्टेज, ईच एंड एवरी स्टेज की सारे बड़े, जैसे एक पोस्ट के एक डिपार्टमेंट के अंदर सारी पोस्टें होती हैं। अगर आप कहें कि एक समुदाय के लोग सारे लोअर स्ट्रेटेजी पियोन बने हुए हैं या कुछ भी है, क्लर्क बने हुए हैं, तो उनका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो नहीं है। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है कि सारे पोस्ट पे उनका रिप्रेजेंटेशन है और बड़ी मात्रा में है और कंटिन्यूड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंस्टेंस पे है। ठीक है, तो वो है, पहले उसमें सरकार को डिफाइन करना पड़ेगा कि मीणा समुदाय या कोई भी समुदाय क्रीमी लेयर में आता है। तो जब तक अगर कोई भी समुदाय को क्रीमी लेयर नहीं डिफाइन किया गया है तो आदमी कोई भी कैंडिडेट कोर्ट नहीं जा सकता है। उसके लिए इफेक्टिव रेमेडी है कि वो सरकार के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे, इस कम्युनिटी को आप क्रीमी लेयर डिफाइन करिए, या फिर वो रिट पिटीशन लगाए विद पूरा डेटा कि ये समुदाय के लोग हैं, इनको सब कुछ मिल चुका है, इस कारण इनको क्रीमी लेयर में माना जाए। ठीक है। नारायण पाराशर शर्मा जी, नारायण साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि क्रीमी लेयर डिफाइंड नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे एक बार सर, एक बार हाँ, मैं यही थोड़ा क्लियर कर दूं जो मित्तल साहब कह रहे हैं। हाँ, क्रीमी लेयर में किसी जाति या समुदाय को बाहर नहीं किया जाता है सर। क्रीमी लेयर का जो नोटिफिकेशन होता है उसके आधार पर व्यक्ति बाहर होते हैं, पर्सनल। जैसे ओबीसी का जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें जो क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं वो व्यक्ति बाहर हो रहे हैं, वो जातियां बाहर नहीं हो रही हैं। क्रीमी लेयर कभी भी जातियों को बाहर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। जो व्यक्ति अपग्रेड हो चुका है, संपन्न हो चुका है, उसके आने वाली संतानों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। और जो सब क्लासिफिकेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसमें जातियों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या वो डिफाइंड है? क्या सरकारों ने उसे डिफाइन किया है? और अगर सरकारों ने डिफाइन किया है तो वो संविधान में क्यों नहीं है? SC/ST में डिफाइन नहीं है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो ओबीसी में डिफाइंड है वो नोटिफिकेशन है, उसको लेकर के कोई भी एग्रीव्ड पर्सन SC/ST का है वो इन फैसलों के आधार पर कोर्ट में जा सकता है, रिट लगा सकता है। और अगर किनारे पर रुका है, क्रीमी लेयर लोगों के, SC/ST के क्रीमी लेयर लोगों के कारण से उसका नंबर नहीं आ रहा है, उनको बाहर करवा करके अपनी नौकरी पा सकता है वो। अच्छा, अब मैं एक सीन, एक हाइपोथेटिकल एक कंडीशन पर मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसमें मीणा समुदाय के लोग ज्यादा नहीं होते हैं। राजस्थान में जो जॉब्स निकलती हैं उसमें मीणा समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं। झारखंड में जो जॉब्स निकलती हैं उसमें मीणा समुदाय के लोग ज्यादा नहीं होते हैं। ये मैं एक फॉर एग्जांपल सेक में कह रहा हूं, है ना? तो फिर क्रीमी लेयर तो हर स्टेट में डिफरेंट डिफाइन होगा या बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना? वो कहा ना सर, एग्जैक्टली मैन टू मैन होगा वो। हाँ, वो मैन टू मैन होगा। नोटिफिकेशन ओबीसी में जो है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
ओबीसी का नोटिफिकेशन ये साहब जो डायरेक्ट ग्रुप 1 में आता है वो क्रिमिनल हो जाएगा, हाँ। उसकी संतानों को नहीं मिलेगा। ठीक है। जिसकी 8 लाख की इनकम होगी है सालाना, वो क्रिमिनल में आएगा, उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ। जिसके हस्बैंड वाइफ दोनों ग्रुप बी सर्विस में आते हैं, नहीं लेकिन सर ये तो तो ओबीसी उनके का है ना, बच्चों को- ये डेफिनेशन तो ओबीसी क्रीमी में जा नहीं, रही मैं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ, उदाहरण ओके, दे रहा हूँ वो ओके। आपको। हाँ। तो इससे व्यक्ति बाहर हो रहे हैं, कोई वो समाज या जातियां बाहर नहीं हो रही हैं। जो जो इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, तो अभी जैसे नहीं निकाल रही है सरकारें, तो नहीं निकालेंगी वोटों की राजनीति के चक्कर में। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पड़े थोड़ी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले हैं। कोई भी एग्रीड पर्सन SC/ST का उनको लेकर के हाईकोर्ट जाएगा तो उसको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा और हाईकोर्ट उसको नौकरी दिलवाएगी। अच्छा, ठीक है। ये भी बिल्कुल 100%। ये भी एक सिनेरियो है। इसीलिए मैंने कहा अभी और भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। क्षितिज भाई दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला यूं ही पड़ा तो नहीं रहता, उस पर कोई कदम नहीं उठाएगा तो वो सिर्फ पड़ा नहीं रह जाएगा, उस पर कुछ ना कुछ तो होगा आने वाले समय में, वो चाहे रिपरकशंस के तौर पर हो, रिएक्शन के तौर पर हो या एक्शन के तौर पर हो। बात सही है स्वप्निल जी आपकी, परंतु ये जो डिसीजन है किसी रिट पिटिशन में नहीं लिया गया है, जो एप्लीकेबल कि डायरेक्ट नहीं किया। रिट पिटिशन में अगर कोई रिलीफ मांगता है, ये रिलीफ मांगता है कि डायरेक्ट किया जाए केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को कि ऐसा बना के एक्सक्लूड करें, पर ये उस चीज के लिए नहीं हुआ है। ये पंजाब में जो व्यवस्था थी उसको चैलेंज करते हुए हुआ है। तो पंजाब में जो किया है उसको वैलिड किया गया है। अब कोई सरकार उस बेसिस पे करना चाहे तो कर सकती है, परंतु ये नहीं, आने वाले एक्शन को कोई करना चाहे तो उसकी वैलिडिटी के लिए है ये। बट ये नहीं है कि ये डायरेक्शन है कि सब लोग करें। इससे एक रास्ता खुलता है कि सरकारें कर सकती हैं। अच्छा, पूर्व के केसेस की बात कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर पहुंचने से पहले पूर्व की जो बेंचेस रही हैं या पूर्व के जो निर्णय रहे हैं, चाहे वो पंजाब हाई कोर्ट में रहे हों या फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद रहे हैं, और भी कुछ फैसले हैं जो इससे जुड़े हुए सामने आए हैं, उन सबको भी तो स्टडी किया होगा, उन सबका भी तो रिव्यू किया ही होगा। तो फर्दर उस समय की जो रुकी हुई घटनाएं हैं या जो उस समय की रुकी हुई चीजें हैं, वो तो मोशन ऑफ साइकिल में आएंगी ना, और अगर वो मोशन ऑफ साइकिल में आएंगी तो वो साइकिल किस तरफ जा रही है? नहीं, अब जैसे मैं स्वप्निल जी आपको कहूँ कि कल को राजस्थान सरकार अगर ये बनाती है कि मीणा समुदाय हो या किसी अन्य समुदाय को के लिए मतलब या तो सब क्लासिफिकेशन करना है या क्रीमी लेयर कोई आपको बार सेट करना है, तो उसके लिए सरकार को करना पड़ेगा। मतलब, और वो सरकार जो करती है, मान लीजिए 8 लाख का इनकम ले लीजिए कि अगर कोई भी SC/ST का पर्सन है या 8 लाख की इनकम है या ग्रुप बी सर्विसेज व्हाटएवर जो भी सरकार डिसाइड करती है, तो वो कर सकती है सरकार। तो उसके लिए चैलेंज ये नहीं होगा कि क्यों किया, परंतु ये जो 8 लाख का उन्होंने डिफाइन किया वो सही किया नहीं किया, वो चैलेंज हो सकता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप जो भी डेटा तैयार करें उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो एक सवाल और मेरा है पाराशर नारायण शर्मा जी, आपने ये कहा कि कुछ जगहों पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बदल जाएगा, अभी तो नहीं बदलेगा, अभी फिलहाल 1 अगस्त के फैसले में तो कुछ नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा रहा है, आगे कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर वो सिर्फ सजेशन के लेवल पर है? तो देखिए, अभी जैसे मित्तल साहब बता रहे थे कि स्पेसिफिक रिट में फैसला नहीं है, ये सही कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो फैसला आए ना 3 संविधान पीठों के, वो स्पेसिफिक रिटों में भी फैसले हैं। और अब हमारी एक रिट लगी हुई है SC/ST प्रकोष्ठ की सुप्रीम कोर्ट में। उसका फैसला जब आ जाएगा तब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा पाएंगे, निश्चित रूप से जा पाएंगे। लेकिन अभी जो फैसले आए हैं संविधान पीठों के क्रीमी लेयर के बारे में, तो उन क्रीमी लेयर के बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन रिटें हो सकती हैं। कोई भी एग्रीड SC/ST का बच्चा जो है वो रिट में जाकर के अपना रिलीफ प्राप्त कर सकता है हाई कोर्ट से। मैं ऐड करना चाहता हूँ सुनील जी कि रिट में जा सकता है वो, पर वो अपने लिए नहीं जा सकता। वो ये कह सकता है कि इस समुदाय के लोगों को क्रीमी लेयर या तो डिफाइन करें, इस समुदाय के लोगं को, या फिर इन द मतलब नहीं, वो अपने लिए क्यों नहीं जा सकता क्षितिज भाई? थोड़ा सा चूंकि हम इतना कानून नहीं जानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ वो अपने लिए क्यों नहीं जा सकता? वो एक कम्युनिटी को लेके ही क्यों आगे बढ़ सकता है? स्वप्निल जी एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा आपकी आवाज जी। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई भी पर्सन अपने लिए क्यों नहीं जा सकता है, वो एक कम्युनिटी को ही क्यों रिप्रेजेंट करके रिट बनाएगा? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए रिट का जो रास्ता है वो ये है
या तो वो रिट फाइल करे हाई कोर्ट में, क्योंकि जो आरक्षण प्रोवाइड होता है वो राजस्थान जो किसी भी स्टेट के बेसिस पे प्रोवाइड होता है कि इस स्टेट में कौन सी जातियां SC ST है, तो वो रिट फाइल करे कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे क्रीमी लेयर का नोटिफिकेशन निकाले सरकार। ठीक है, एक हाँ, चीज। हाँ, सेकंड चीज, या तो ये रिट फाइल कर सकता है कि ये ABC कम्युनिटी है, इसका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, इसका इसको सब क्लासिफाई करे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे। परंतु सिर्फ एक अगर कैंडिडेट वो रह गया है तो वो बिना सरकार के कोई नोटिफिकेशन के, सब क्लासिफिकेशन के या क्रीमी लेयर के, वो ये नहीं कह सकता कोर्ट के अंदर कि इतने लोग ऊपर के 6 या 7 लोगों को मिल चुका है तो मुझको उनको हटा के मुझको दीजिए, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन मिलता है वो 341 आर्टिकल के बेसिस पे मिलता है और सरकार ने अगर डिफाइन कर रखा है कि इस स्टेट में ये SC ST जातियां रहेंगी, जब तक उनके हटाने का नोटिफिकेशन नहीं होगा जब तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पाराशर नारायण शर्मा जी, हम आपको याद होगा हम यूपी वाले केस पर भी बात कर रहे थे, वो 69,000 शिक्षकों वाले, क्योंकि OBC से हमने एक क्रीमी लेयर की डेफिनेशन को लेकर एक एग्जांपल बनाया। मैं उसी केस पर अगर जाऊं और मैं इस बात को समझने की कोशिश करूं कि वहां पर भी तो बच्चों का यही आ रहा है ना कि फिर इसमें हमारा क्या दोष है, जिनको मिल गया उनको मिल गया, वो कैसे हटेंगे? ये वो पॉइंट है जो वहां पर बोल रहे हैं। वहां टेक्निकल पॉइंट डिफरेंट है सर। वहां ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि SC ST या OBC के लोग अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य पदों पर आ सकते हैं यदि उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कोई आरक्षण का लाभ नहीं लिया हो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ। और लॉ ऑफ द लैंड है। वहां हाईकोर्ट ने ये कर दिया कि वहां जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसको सिलेक्शन प्रोसेस का भाग नहीं माना कि ये तो पात्रता निर्धारित करने का टेस्ट था, ये सिलेक्शन प्रोसेस का भाग नहीं है। तो इसलिए इसमें जिसने कट ऑफ का लाभ ले लिया तो कोई बात नहीं, वो मेन एग्जाम में अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य पदों पर आ सकता है। ये पॉइंट अलग है। और यहाँ जो क्रिमिनल की बात हो रही है वो डिफरेंट पॉइंट है। वहां टेक्निकल पॉइंट ये है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाए बच्चे तो उनको रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। 17-18 हजार बच्चों पर इफेक्ट आ रहा है, सामान्य वर्ग के बच्चों पर। तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा और एक अच्छा डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। एक क्लैरिटी क्षितिज जी और जो यहाँ पर बनती है कि ये मेरा आपसे फाइनल सवाल है और फिर मैं एक सवाल शर्मा जी से लूंगा, उसके बाद फिर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। क्षितिज भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि जैसे संवैधानिक बेंच बनती हैं, है ना, अभी हमने 7 जजेस की बेंच का फैसला देखा और हम इसको कह सकते हैं कि ये मतलब करीब करीब सब एक मत थे। 6-1 को तो यही कहते हैं, ये 4-3 या 5-2 वाला फैसला नहीं, 6-1 मतलब लगभग सबने एक जैसा कहा। कुछ एक विचार इधर उधर बिल्कुल होते ही और हमेशा होते हैं। 7-0 तो बहुत ही लैंडमार्क हो जाता। क्या ये 6-1 के बेसिस पर आगे कुछ हो सकता है? आगे एज इन मतलब आप क्या कहना मतलब और भी जजेस को इन्वॉल्व कर एक और एक लार्जर बेंच या एक और संवैधानिक बेंच क्रिएट की जाए, वैसा कुछ तो नहीं होगा ना? ये वो तो तब होगा स्वप्निल जी कि जब कोई और स्टेट बना या बना रखा हो, वो चैलेंज में हो, फिर वो अगली 7 जजेस की बेंच ये कहे कि ये 7 जज का डिसीजन गलत है, इसको और रिकंसिडरेशन की जरूरत है, तो 9 जज की बेंच बनेगी। परंतु जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यही जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड है कि सरकारें ऐसा कर सकती हैं। और 6:1 का जो जजमेंट है उसमें से जो 6 जजेस हैं उसमें से एक जज जिन्होंने ऑथर किया है जजमेंट, जिन्होंने लिखा है, वो खुद शेड्यूल कास्ट के हैं, तो उनको मालूम, उन्होंने रियलिटी देख के कि जो है कि कैसे एससीज में कुछ जातियों को बेनिफिट मिलता है, कुछ लेफ्ट आउट हो गई हैं, उनको हर एक बंदे को बेनिफिट मिले, हर एक जाति को बेनिफिट मिले, इसलिए उन्होंने। ठीक है। तो नारायण जी, मैं फिर ये कहता हूं कि फिलहाल जो जिस विचार का है उसको अपने अपने विचार के साथ फिलहाल तब तक कड़वा घूंट पीकर रहना पड़ेगा जब तक क्रीमी लेयर का डेफिनेशन नहीं होता, क्रीमी लेयर पर कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि वर्गीकरण को लेकर सरकारें अपने अपने हिसाब से सोचेंगी। ये बात बहुत फ्लैट है। इसके पॉलिटिकल साइड जाकर मैं देख रहा हूं तो फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि जब तक अगला कोई वो कहते हैं ना कि तबीयत से पत्थर उछालो यारो, जब तक कोई तबीयत से एक पत्थर नहीं उछालता तब तक इस पर कुछ नहीं होना है।
नहीं, क्रीमी लेयर वाला तो डिसीजन हम ले आएंगे जल्दी। और आपको एक उदाहरण दे देंगे, अभी रिट लगवा करके किसी बच्चे मिल जाए हमको पिटिशनर, तो हाईकोर्ट से नोटिस इशू होगा, उस समय हम आपसे संपर्क करेंगे कि लो साहब ये देख लो हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया इस मामले का और डिसीजन भी आएगा इसका। और उपवर्गीकरण के लिए भी हम रिट लगवाएंगे निश्चित रूप से। जो एसटी जो है, एसटी में तो उपवर्गीकरण इनको करना ही पड़ेगा। मीने जो सारा लाभ ले जा रहे हैं उनको एक तरफ करना ही पड़ेगा। और हमने डिमांड भी कर दी है, ज्ञापन दे दिया है, 4 और 4% के 3 भाग कर दिए जाए। ठीक है, जल्दी हाँ। हम आपको इससे गुड न्यूज देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज भाई आपका भी, और पाराशर नारायण शर्मा जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मुझे लगता है कि शायद क्लैरिटी आप सभी को आई होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।